पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को टॉप 15 जो कि लैंडमार्क जो केसला हैं उनके बारे में आज मैं बात करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को केसला पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अब चलते हैं आज के पहले केस की तरफ। तो बात करते हैं पहला केस जो है कि वो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, जो 1973 में ये केस आया था। इसमें ये इशू बताया गया था कि क्या वैलिडिटी जो हमारे आर्टिकल 24 की है वो पार्लियामेंट उस पर इतना पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जजमेंट में इस केस में ये कहा गया था कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट उसको कभी भी एब्रोगेट नहीं कर सकती और ना ही हटा सकती है। तो जो संविधान का मूल ढांचा है उस पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस केस में बात की गई थी। ये जो केस है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, या जो एक्सप्लॉइटेशन होता था लोगों का जो लैंड लॉ से रिलेटेड, इसके बारे में बहुत सारे जो कानून है उसके बारे में बात की गई है। तो ये पूरी तरीके से जो केस है वो ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है पार्लियामेंट उनको कर्टेल कर सकती है कुछ हद तक, जैसा कि गोलकनाथ के केस में कहा गया था। पर बेसिक इंस्ट्रक्शन जिससे पूरा हमारा ये जो समाज है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान सधा हुआ है, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, ये हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा बेस है जिस पे पूरी बिल्डिंग सधी हुई है। तो ये बेस कौन सा है? जैसे इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस आई या कुछ प्रिंसिपल महत्व बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की। तो जो पहला है वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, दूसरा रूल ऑफ लॉ की बात पहला करता है, फिर डेमोक्रेसी की बात करता है कि डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, रूल ऑफ लॉ के साथ नहीं की जा सकती है। फेडरलिज्म का जो हमारा संघवाद का सिद्धांत है उस पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। या सेकुलरिज्म जो कि हमारा स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, जो आप स्टेट किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो जिसको चाहे आप हर इंसान अपने हिसाब से उसको आज़ादी है कि वो राइट टू रिलीजन के जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट में, वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन पे ही बेस्ड है कि यहाँ इस इंडिया में डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सेक्ट के लोग हैं, उनके अलग अलग रिचुअल्स, ट्रेडिशन, कस्टम है। तो उन पे बेसिक नहीं छेड़छाड़ किया जा सकता, क्योंकि अगर बेसिक किसी को आप रोकोगे तो वायलेंस क्रिएट होगा, उपद्रव क्रिएट होगी, लॉ एंड आर्डर खराब होगा, जिससे जो सोसाइटी है उसमें समस्याएं उथल पुथल होगी, सोसाइटी स्टेटलेस हो जाएगी। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिससे समस्याएं क्लियर होंगी। इसीलिए जो हमारे आर्टिकल 51 में है वो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात की गई है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो इसका सिग्निफिकेशन यही है कि ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, साथ ही साथ जो फेडरलिज्म है उसको अमेंड नहीं कर सकते, वरना जो सेंटर स्टेट के रिलेशन के मामले हैं उनको कैसे हम चलाएंगे, कैसे हम एक सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन बना पाएंगे, जो कहीं रिसोर्स को लेकर आवंटन है, या जो हमारे शेड्यूल 7 में चीज़ें दी गई हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को थोड़ा डीप में जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दूसरा केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, जो कि 1978 में ये केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू दिया कि क्या राइट जो ट्रैवल, अगर कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है एब्रॉड में, तो क्या उसको राइट है कि वो ट्रैवल कर सकता है, या वो फंडामेंटल राइट का उसके उल्लंघन है। जैसे इसमें जो मेनका गांधी है उसको भी इसमें सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। तो इसमें जजमेंट का इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 में ये कहा गया कि राइट टू लाइफ जो है वो एक अभिन्न अंग है राइट टू ट्रैवल एब्रोड का, क्योंकि ये आर्टिकल 21 हमको कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके राइट, लाइफ, लिबर्टी और प्रोसीजर से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर आप प्रोसीजर से उसको वंचित कर देंगे तो फिर वो कहाँ पे अपने राइट्स को क्लेम करेगा? जो उसकी फ्रीडम है वो किसके सामने? फिर तो आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा। फिर कैसे इंडिविजुअल की फ्रीडम को मेंटेन किया जाएगा, कैसे लिबर्टी दिया जाएगा, कैसे जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना या मेंटेन होगा, कैसे समाज में जो पीस हारमोनी बनी है या जो स्टेट है उसके एक्शन
प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसीलिए तो जुडिशरी का काम आया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट बहुत ज़रूरी है। बिना फंडामेंटल राइट के जो है वो मानव की कोई गरिमा नहीं है, वो डिग्निटी के साथ नहीं जी सकता है। और स्टेट जो है वो पूरी तरीके से टोटलरिज्म हो जाएगा, आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे जो आर्गन्स हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के वो पूरी तरीके से चलते रहें। हमारे देश की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो प्रॉपर तरीके से रन करते रहें। जो रूल्स बने हैं किस प्रकार से गवर्न करेंगी, किस प्रकार से उनकी पॉलिसी होगी, कैसे कंडक्ट होंगी चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं इसको मेनिका इंटरप्रिटेशन में ड्यू प्रोसेस लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ के बारे में बताया गया कि जो प्रोसीजर होगा वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगला जो मामला है वो विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है जो 1997 में आया। ये केस कहता है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट महिलाओं का वुमेन के वर्क प्लेस में होता था, जैसे वो काम करने चाहती थी बड़े बड़े इंडस्ट्रियों पे वर्क प्लेस, तो कभी कभी जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है या कोई उनके को कलीग्स हैं या कोई और थर्ड कोई पार्टी है जो उनका शोषण कर रही है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रही है या उनसे कुछ फेवर कर रही है या उनके क्लियर डिसइंटरेस्ट के बाद उनके साथ कुछ ऐसा भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या कुछ ऐसा सेक्सुअल फेवर लेने का प्रयास कर रही। तो जो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो इस केस को इसने बहुत गहरे तक उतर कर इसके बारे में निर्माण किया। और इसी की वजह से जो हमारा नया मामला इनैक्टमेंट लॉ बनाया गया जिसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन एट अ वर्क प्लेस जो नया कॉन्सेप्ट आया, जो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन की बात करता है। फिर गाइडलाइंस आई कि कैसे जो कमेटियाँ बनाई गई, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई, प्रॉपर डैशबोर्ड होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर उसमें रूल दिए होने चाहिए। और जो भी है उसकी जो उसको जो कंप्लेन है उसको कंप्लेन की जो कमेटी है, जो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जो ह्यूमैनिटी के फील्ड से लॉ और उनके बारे में उनको प्रॉपर ज्ञान हो, जिससे वो इस मामले को इशू को सेटल कर सके। तो इसमें कई सारी गाइडलाइंस आई हैं कि एक प्रॉपर जो इन्वायरमेंट काम करने के लिए दिया जाना चाहिए, प्रॉपर जो जेंडर सेंसिटिवनेस है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो काफ़ी हम इस पे डीप उतर सकते हैं। हालांकि अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूं क्योंकि ये हमारी टॉप 15 MCQ सीरीज़ है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोग को पसंद आए होंगे। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि महिलाओं की सेफ्टी को पहली बार ग्राउंड रियलिटी से रूबरू कराया, साथ ही साथ उनको जेंडर जो उनका जस्टिस मिला, साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी की बात हुई, कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉइटेशन होता था या डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको रोका। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी केस समझ में आया होगा। अब अगला केस हम इंदिरा सोनाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस 1992 में आया। इस केस में ये कहा गया कि क्या क्या कौन कौन से पैमाने होंगे जिसके जरिए हम ये डिसाइड करेंगे कि ये रिजर्वेशन जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको कितना मिलेगा और मिलेगा तो किस बेसिस पे मिलेगा। बैकवर्डनेस में क्या देखा जाएगा, कास्ट देखा जाएगा या वो सोशली एक्सक्लूड किए गए हैं या उनके पास रिसोर्स नहीं है या उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। फिर इसमें बात जो मेन मुद्दा है कि इसमें 27% रिजर्वेशन की बात की गई और उसमें भी जो धनाढ्य स्टेट के लोग हैं या धनाढ्य जो ग्रुप है जिसको हम नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बेसिकली जो है वो बात की गई कि ये जो जिनकी इनकम का क्राइटेरिया जो एक मानक है कि इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा या जो रिसोर्स से पूरी तरीके से बड़े लोग हैं या भरे लोग हैं उनको ये चीज़ का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। रिजर्वेशन को वही दिया जाएगा जो मार्जिनलाइज हैं, जो दबके कुब्जे हैं, जिनके रिसोर्स कम है या जिनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं मिल पा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसमें मेरिट बेसिस सिग्निफिकेंट और कंसिडरेशन को ध्यान में रखा गया। तो जो मेरे चैनल पे लोग हैं वो कृपया चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट 2017 में आया, इसमें ये बताया गया कि जो महिलाएं होती थी किस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे देते थे और इसके बाद उनको
जानबूझकर इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता था। कभी कभी जो उनको इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलता था, उसके बाद मेंटेनेंस नहीं दिया जाता था, तो इस पे काफ़ी बवाल मचा। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इस प्रकार की प्रैक्टिसेज हमारे सोसाइटी में हो रही हैं, क्योंकि ये देश है जो डाइवर्सिटी पे डिपेंड है, और यहाँ अगर इस प्रकार से रिलीजन के साथ, हालांकि पर्सनल लॉ में मतभेद हो सकता है कि हाँ उनका इनहेरिटेंस का राइट क्या है, उनके गार्जियनशिप का राइट क्या है, इनके बिल का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। या और भी जो ग्रांट हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ये अलग मामला है कि उनके पर्सनल ना है, वो शरिया के हिसाब से चलेंगे। लेकिन कुछ मामले हैं जहाँ पे जो पूरी तरीके से ये जो चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हमारा देश है वो सबको बराबर का अधिकार देता है। इसमें जो जेंडर जस्टिस के मामले भी हैं, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन महिलाओं को नहीं मिल रहा है, उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो इसी के लिए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट एक्ट जो है वो मैरिज का पास किया गया, जिससे जो ये ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इसमें ये बताया कि इसका महत्व इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि ये जो महिलाओं के क्या राइट्स हैं, क्या रिकॉग्निशन है, उनके जो जेंडर जस्टिस से रिलेटेड उस चीज़ को प्रमोट करता है। ये कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से वायलेशन होता था आर्टिकल 14-15 का, कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी में किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। लेकिन यहाँ एक आदमी को अपॉर्चुनिटी मिल रही, दूसरा आदमी अपनी आवाज़ें नहीं उठा पा रहा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर मामला एसआर बोमनई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का आया 1994 में। ये केस जो है वो पूरी तरीके से बताता है कि कभी कभी हो सकता है कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पर काफ़ी फ़ख्र महसूस करते हैं, काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, कभी कभी रक्षक भक्षक बन जाता है। जो देश का पहला आम नागरिक होता है वो प्रेसिडेंट होता है। अगर प्रेसिडेंट आर्बिट्रेरी तरीके से वर्क करने लगे तो क्या प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई ऐसा कानून होगा, क्या कोई उसकी समीक्षा कर पाएगा, देख रेख कर पाएगा, इंक्वायरी कर पाएगा? अगर वो स्टेट मशीनरी फेल होने के बाद आर्बिट्रेरी एक्शन ले रहा है, आर्बिट्रेरी तरीके से किसी पॉलिसी का निर्माण कर रहा है, या कोई डिसीजन मेकिंग में जिम्मेदारी कर ले रहा है जो मालाफाइड है, जो इरिलेवेंट है, जो आर्बिट्रेरीनेस है, जो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या प्रिंसिपल के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, या जो हमारा एक पूरा न्यायिक जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, या पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम है, या कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस सिस्टम है, उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है, जो कहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो वैल्यू हैं, जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की बातें, उनके बाहर जाके अगर कोई इस प्रकार का एक्ट करता है, तो एसआर बोमनई में बताया गया था कि इम्पोजिशन प्रेसिडेंट रूल की आधार पर लेगा, कि अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती, सही तरीके से मशीनरी काम नहीं करती है, लॉ आर्डर ख़राब हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, तो इसमें जजमेंट में यही बताया गया कि ऐसा नहीं है कि बिना कोई कुछ अनावश्यक तरीके से किसी भी स्टेट असेंबली को डिजॉल्व कर दे, बिना कोई रीजन दिए हुए, बिना कोई इंक्वायरी और कमेटी बैठा रहे हुए, बिना कोई प्रॉपर डिसीजन जो जस्ट रीजनेबल हो, और जो पूरी तरीके से अगर आर्बिट्रेरी या इनरिलेवेंट या मालाफाइड इंटेंशन के साथ अगर प्रेसिडेंट कोई एक्ट करता है, तो उसके लिए भी वो प्रोटेक्शन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। इसीलिए उसके लिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो, या जुडिशरी है वो, उनके उस पर इंटरफियरेंस कर सकती है, और उसका जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक पुनरीक्षा है या पुनर्लोकन है वो संभव है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला केस है राइट टू प्राइवेसी का, जो के एस पुट्टास्वामी की ओर से यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जो 2017 में आया। इस केस में ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं है कि सरकार हर जगह कैमरा लगा दे, आपके ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ लिबर्टी पे जाके हर जगह आपको सेंसिटाइज करेगी, देखेगी, सर्वेलांस में रहेंगे। जैसे आजकल बैंकों में जाओ तो लिखा रहता है यू
पीपल यू आर अंडर द सर्वेलाइंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, जहाँ रीजनेबल हैं, जहाँ जस्ट है वहीं पे ही हम कैमरा लगा सकते हैं या उसको पूरी तरीके से सर्वेलाइंस में रख सकते हैं, संरक्षण में रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, जैसे आप मान लीजिए वो अपने घर में है, अपने प्राइवेट स्पेस पे है, पब्लिक में नहीं है, तो वहाँ थोड़े है कि आप उसके प्राइवेसी पे चले जाएंगे या उसके प्राइवेट चीज़ों पे जाके ताक झांक करेंगे। जैसे वैरिज्म के मामले हैं या खड़क सिंह का मामला है, जहाँ जानबूझ के उसको जेल में रखने के बावजूद उसको पूरी सीसीटीवी सर्वेलाइंस में देख रेख कर रही है। हालांकि जब तक कि वो जो अफेंडर है वो सीरियस नहीं है, बहुत ही जो हीनियस टाइप के अफेंडर होते हैं उनको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा है, उसने अपराध करा, तुम उसको जानबूझ के प्रताड़ित कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट का आर्बिट्रेरीनेस शो करता है। यही मामला रूदल शाह में था, जहाँ मेडिकल उसके वजह से उसको जितने दिन उसकी सज़ा थी उससे ज़्यादा 8 साल रखा गया, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो मेडिकली अनफिट है अभी, जबकि वो पूरी तरीके से सही था, उसकी सज़ा पूरी हो चुकी थी। तो ये कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरीनेस शो करता है। या और भी मामले अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो नीलावटी बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले हैं। तो इस प्रकार से आप इसको डीप में आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कि आपको चीज़ें थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। और भी अब मामले में आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। अगला जो केस लाया आप लोगों के सामने ओल्गा टेलिस वर्सेस ब्राह्मण म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जो 1985 में एक केस आया। इस केस में ये इशू बताया गया कि जो पेमेंट डेवलपर हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं या जो जिनका कुछ नहीं है, क्या आप उनको बिना कोई कारण बताए इविक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? एक तो वो गरीब हैं, ऑलरेडी मार्जिनलाइज है, ना उनको रहने की सही व्यवस्था, ना खाने पीने की व्यवस्था, ना प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई उनका सेटलमेंट, ना उनका कोई रिहेबिलिटेशन को पूरी तरीके से उनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हर आदमी को अपनी जीविका जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट डेवलपर हैं तो उनको भगा दो, वो अब कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, उनको भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करेंगे जब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसको लाइवलीहुड नहीं मिलेगा, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। अगर वो रीजनेबल तरीके से कर रहा है, कोई विध्वंस नहीं कर रहा है, अपने जीवन जीने के लिए जो उसको एक आधारभूत उसकी नीड्स है, फूड की, वाटर की, एक प्रॉपर रोटी कपड़ा मकान, वो तो चाहिए चाहिए ना। अगर वो नहीं मिलेगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे अगर आप उसको सिर्फ इस बेसिस पे इविक्शन दे देते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दी। उन्होंने बताया कि ये एम्फेसिस करा जाए, इसकी ज़रूरत है कि ह्यूमन रिहेबिलिटेशन करा जाए, उनको प्रॉपर केयर दी जाए, प्रॉपर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दी जाए, सिक्योरिटी दिया जाए, प्रॉपर उनके इकोनॉमिक रिसोर्स दिए जाएँ, उनको सोशली इंक्लूड किया जाए, सोशल एक्सक्लूजन किया जाए, इकोनॉमिक इंक्लूजन बैंक से जोड़ा जाए, प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, इंश्योरेंस क्रेडिट सिस्टम दिया जाए, प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, उनके बच्चों को प्रॉपर सारी चीज़ें दी जाए, तभी तो जो उनके ह्यूमन राइट, उनके फंडामेंटल राइट को वो जान सके, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, बताया जाए उनको, जिससे उनको पता चल सके कि मानव की भी एक गरिमा है, वो डिग्निटीफाई या डिग्निफाइड वे तरीके से जी सकता है, उनकी भी डिग्निटी है, उनको भी प्रॉपर सेफ्टी मिले और उनका भी प्रॉपर तरीके से रहने के लिए सेटलमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल लिविंग को कैसे बेहतर प्रमोट किया जाए, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस वर्सेस ब्राह्मण कॉरपोरेशन के केस में बात की है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें ये बताया गया है कि जिस हम समाज में रह रहे हैं वहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ चीज़ों को बर्बाद कर दें, रिसोर्स का अनावश्यक यूज करें, जानबूझकर गंदगी फैलाएं, पॉल्यूशन क्रिएट करें, जानबूझ के रैपिड तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, बिना ध्यान में रखते हुए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को इससे कितनी बड़ी समस्या होगी। तो ये मामला है जैसे गंदगी